आज मैं आपको बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक टॉपिक नवजात शिशु में सामान्य संक्रमण के बारे में जानकारी दूंगी। सामान्य संक्रमण में सबसे पहले, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो पाचन संबंधी रोग हैं उनको अपन ने अलग से कवर कर लिए हैं। अब आते हैं जनरल या सामान्य रोग, जिनमें है नैपकिन का घाव। जैसा कि सभी को मालूम है कि नैपकिन पहनाते हैं और शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अत्यंत कम होती है और संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है। साफ़ सफाई में थोड़ी सी भी कमी होगी तो उसको तकलीफ़ हो जाएगी। तो नैपकिन्स में, क्योंकि वो गीला कर देता है, बार बार टॉयलेट वगैरह करता है, जाता है, तो उसमें नैपकिन गीला हो जाता है। और गीला अगर हमारे को ध्यान नहीं पड़ता है तो गीलेपन के कारण जीवाणु ग्रोथ हो जाती है, जीवाणु बढ़ जाते हैं, आक्रमण हो जाता है जीवाणुओं का और उससे घाव हो जाते हैं। और घाव होना मतलब सिर्फ लाल हो जाना, तो उसके जो घाव के कारण हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। कई बार हम लोग आजकल डिस्पोजेबल नैपकिन्स यूज़ करते हैं, वो भी रैशेस करते हैं, बच्चे को इरिटेट होते हैं कई जगह, तो पेपर नैपकिन्स और उनसे पोंछा जाता है। तो ये बात गौर करनी चाहिए कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है और ये क्यों होता है। जीवाणु स्टेफिलोकोकस नाम के जीवाणु जो होते हैं वो उनका आक्रमण होता है। और प्लास्टिक का अगर हम नैपकिन यूज़ करते हैं ताकि बिस्तर गीले ना हो उसके लिए, तो वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि लंबे समय तक वो नैपकिन, जो अंदर वाला नैपकिन है, वो गीला रहता है और गीलेपन से बीमारी होती है, स्किन चर्म रोग हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने और लाल लाल हो जाता है और उससे घाव टाइप बन जाता है और फिर वो उसको तकलीफ़ होती है और वो रोता है। तो इसलिए गुलाबी गुलाबी सी त्वचा ऊपर आ जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक तो प्लास्टिक का नैपकिन यूज़ नहीं करना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े का नैपकिन नहीं पहनाना चाहिए, गीले नैपकिन को तुरंत बदल देना चाहिए और नैपकिन को कसकर नहीं बांधना चाहिए, घाव वाले स्थानों पर मलहम लगाना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि पुराने ज़माने में किया जाता था कि माँ अपना हाथ रख के सोती थी बच्चे के नीचे, ताकि बम्स पे, ताकि उसे पता चल जाए जैसे ही वो गीला हो तो उसका चेंज कर दें। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और पेपर नैपकिन्स और डिस्पोजेबल नैपकिन्स बना लिए हैं जो घाव नहीं करते हैं, पर फिर भी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही लगे कि 2-4 घंटे में वो वेट होना चालू हो रहा है तो आपको उसको चेंज कर देना चाहिए। क्रीम वगैरह मिलती हैं वो लगानी चाहिए ताकि उसको किसी भी प्रकार का घाव ना हो, तो उस पर पूरा पूरा ध्यान देना। नैपकिन्स के घावों के बाद में नेक्स्ट आता है जो सामान्य संक्रमण होता है, वो आँखों का संक्रमण है। आँखों का संक्रमण कई बच्चों की जो अश्रुग्रंथि होती है, वो उसका छिद्र जो है वो रुकने के कारण आंसू नहीं निकल पाते हैं और स्त्रवण नहीं हो पाता है, तो उससे आंखें लाल हो जाती हैं और ये लक्षण दिखने लगते हैं। आँखों से पानी गिरने लगता है, आँखों में कीचड़ के समान पीला द्रव पदार्थ निकलने लगता है, शिशु की पलकें चिपक जाती हैं जब सोकर उठता है और कई बार दुखने जैसे लगने, लाल लाल आँखें हो जाती हैं और वो खोल नहीं पाता है और शिशु रोता है, उसको तकलीफ़ होती है। तो इन सब कारणों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो एक व्यायाम होता है जो अश्रुग्रंथि खोलने के लिए होता है। हल्का सा पॉइंट पे दबाकर और उसको गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमा। आँखों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो तुरंत ही योग चिकित्सक से उपचार करवा लेना चाहिए। आँखों और चेहरों को विसंक्रमित करने के लिए जल से प्रतिदिन धोना चाहिए। विसंक्रमित पानी से थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालकर अच्छी तरह से दिन में 2-3 बार धोना चाहिए। हल्के हाथों से शिशु की आँखों को स्वच्छ मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। आँखों को कभी न मलना चाहिए और न ही जोर से रगड़ना चाहिए। चिकित्सक की सलाह से मलहम लगानी चाहिए और आँखों को पूर्ण विश्राम देना चाहिए और गंदगी और धूल कणों से आँखों को बचाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नाभि का संक्रमण। नाभि का संक्रमण जो है वो जब हम माता के
एम्ब्लाइकल कॉर्ड या नाभि से उसको काटते हैं, अलग कर देते हैं, तो नाभि नाल को काटते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको ब्लेड से काटा जाए, नए ब्लेड से, और बांधने के लिए नए धागे का ही प्रयोग करें। और अगर जंग लगी चाकू या पुरानी विसंक्रमित जो ब्लेड है उससे नाभि काटी गई है तो संक्रमण हो सकता है, टिटनेस रोग भी हो सकता है। इसलिए 6-7 दिन तक अगर सूख कर झड़ जाना चाहिए। अगर नहीं झड़ रहा है तो ये पक गई है, पस है, तो उसको एंटीबायोटिक वगैरह दिलवानी चाहिए डॉक्टर से। प्रतिदिन नाभि नाल का परीक्षण करना चाहिए। फिर गीली हो तो उसमें संक्रमण हो जाता है तो उसको जल से स्प्रिट मिलाकर साफ़ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक पाउडर लगाना चाहिए उसमें, और स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र बिल्कुल साफ़ सुथरे पहनाने चाहिए। और अगर कहीं नाभि से दुर्गंध आ रही है तो या निष्कासन हो रहा है कोई दुर्गंधपूर्ण तरल का, तो चिकित्सक की राय लेकर एंटीबायोटिक दे देना चाहिए। फिर आता है आपके स्तनों की सूजन। नवजात शिशु चाहे लड़का हो या लड़की, स्तन बहुत जन्म के दूसरे या तीसरे दिन से सूज जाते हैं और कड़े और गर्म हो जाते हैं। ऐसा गर्भस्थ शिशु के रक्त में एस्ट्रोजन, माँ का जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन निकल जाने से उत्तेजन के कारण होता है। और समय से पूर्व होने वाले शिशुओं के स्तनों में सूजन नहीं होती है। और शिशु के चूचक को दबाने से दूध निकलता है, जिसे विच का दूध भी कहते हैं। कभी कभी लड़कियों में मिथ्या रजोधर्म भी देखने को मिलता है। इसका स्पष्ट कारण तो मालूम नहीं है, पर यही कहा जाता है कि माँ के जो रक्त में एस्ट्रोजन है उसके प्रवाह से शिशु में ऐसा होता है। और अगर हम कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है निचोड़ें, 6-7 दिन में वो अपने आप ही सूजन खत्म हो जाती है। और उल्टी होना भी एक सामान्य तकलीफ़ है बच्चे के लिए, और उसमें ये होता है कि 24 घंटे के दौरान उसको उल्टी हो सकती है। कई बार वो गंदा पानी वगैरह पी जाता है तो उससे उल्टी होती है। या कभी कभी ये भी होता है कि ऊपर का दूध पिलाते हैं, वो उसको सही नहीं, उसका अनुपात सही नहीं है, या उसमें कोई संक्रमण है तो वो भी बच्चे को नहीं पचता है और वो निकल जाता है। तो ऐसी केस में जो हमें ध्यान रखना चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि आमाशय में कार्डियक स्फेक्टर जो होता है, स्पिंचर, वो शिथिल हो जाने से भी उल्टी होती है, और ये 6-7 दिन में वापस समाप्त भी हो जाती है। उल्टी में पित्त के समान हरे रंग का हो तो हमेशा ही आंतरिक अवरोधन का संकेत है। निरंतर उल्टी होने से शिशु के शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो या आंगिक अवरोधन के कारण भी वमन हो सकता है, तो उसके लिए हमें जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से उपचार लेना चाहिए। 24 घंटे के दौरान होती है तो शिशु के आमाशय की धुलाई कर 5% ग्लूकोज और 30 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाकर की जानी चाहिए। शिशु को अगर कृत्रिम दूध पिला रहे हैं तो अधिक पानी डाल के पिलाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, बोतल की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और उल्टी के कारण अंतः श्वसन में घुटन हो सकती है, इसलिए शिशु को करवट में लेकर लिटाना चाहिए ताकि श्वसन मार्ग उल्टी के प्रवेश से बच जाए। पीलिया हो जाता है, पीलिया 10वें दिन तक पीले हो जाते हैं। प्राकृतिक पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जन्म के पश्चात लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती हैं और बिलीरुबिन नामक रंजक बढ़ जाते हैं, और उससे जो है ये पीले रंग का होता है बिलीरुबिन, जो पूरे शरीर को पीला पीला सा कर देता है, रंग भी बदल जाता है। नींबू के रस के रंग के समान पीला पीला हो जाता है, और उसके जो प्लिया है और यकृत और प्लिया जो है वो उसमें आकार में वृद्धि हो जाती है। मल का रंग भी पीला हो जाता है। तो उसका कारण अनेक हो सकते हैं, और इसमें RH फैक्टर हो सकता है, रक्त समूह की में असमानता हो सकती है, और फेनोबार्बिटोन नामक औषधि सेवन करने से दी जाए तो पीलिया कम होने की संभावना रहती है। और तेल मालिश करके आधे घंटे तक रखना चाहिए। मलमल के कपड़े से ढक के रखना चाहिए, मच्छर मक्खी वगैरह ना काटें उसे।
आँखों पर भी पट्टी बांध के रखना चाहिए, उसे नीले रंग की रोशनी में रखना चाहिए। शिशु को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। फिर आता है आपका कुपोषण, PCM, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। आहार में प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से पोषण न्यूनताजन्य बीमारी होती है। इस मैरास्मस या सूखा रोग कहते हैं, और क्वेशोकर भी कहते हैं इसे। और मैरास्मस रोग वो रोग है जिसमें कि हम दूध पे बच्चा रहता है, प्रोटीन की मात्रा तो पूर्ण होती है पर जो कैलोरी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रोटीन जो है वो कैलोरी के कार्य को करता है, ऊर्जा देने के कार्य को, और उससे कमज़ोर हो जाता है, वजन कम हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, बार बार दस्त आती है, और त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं, चमकहीन, हाथ पैर में मांसपेशियाँ गल जाती हैं, त्वचा हड्डी से चिपक जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और रक्त अल्पता हो जाती है, थकान होती है, आलस और सुस्ती रहती है, शिशु चिड़चिड़ा हो जाता है, अनावश्यक रोता है, उदास रहता है। तो ये सभी जो कारण हैं वो मैरास्मस रोग को दर्शाते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे लक्षण दिखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस पे दूध पे जोर दें, और जहाँ तक हो सके प्रोटीन का कार्य, जो तीनों कार्य हैं वो ऊर्जा के लिए उपयोग में ना आए, और दूसरे कार्य के लिए उपयोग में आएगा तो उसके प्रोटीन के जो अन्य कार्य हैं वो बाधित होंगे, जैसे वृद्धि करना, हार्मोन बनाना इत्यादि। तो ये कुछ सामान्य जो रोग थे, या संक्रमण कहना चाहिए, जो सामान्य संक्रमण नवजात शिशु को हो जाता है, उनको कैसे देखना, क्या लक्षण होते हैं और कैसे उसको रिमूव करता है, उसका उपचार क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज आपने जानकारी ली। आप वृंदा सिंह की जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की किताब का रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।